Dear student, we are discussing geography next chapter, that is the agriculture, and in this chapter we are discussing about the famous crops in India. So in this series we are discussing so many crops which are too much famous in our country, and today let me discuss about some fiber crops. फाइबर क्रॉप का मतलब जिससे हमको कुछ रेशे मिलती हूँ, मीन्स हम धागे बनाती हूँ, उसका कपड़ों में यूज़ होता हो, तो इसे हम फाइबर क्रॉप कहते हैं। तो हमारी कंट्री में दो हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप हैं। पहला है कॉटन और दूसरा हमारा होता है जूट। तो हम आज इन दो के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉटन क्रॉप्स और जूट क्रॉप के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए, क्या कंडीशन होती हैं, किन किन पार्ट्स में इनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। सो लेट वी स्टार्ट दिस टॉपिक। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द कॉटन, आफ्टर दैट जूट। इट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। किसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट 25 डिग्री सेल्सियस की होती है। लाइट रेनफॉल, 210 frost free days, and bright sunshine is suitable for its growth। अब इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि इसको रेनफॉल कैसा चाहिए, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए। इसमें बताया जा रहा है कि रेनफॉल कैसी चाहिए, लाइट, इसमें हल्की रेनफॉल चाहिए, बहुत ज़्यादा रेनफॉल की इसको ज़रूरत नहीं होती है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, कि लगभग 210 दिन, यानी जितने समय में इसका प्रोडक्शन हो रहा है उतनी टाइम तक वहाँ पर किसी तरीके का फ्रॉस्ट में धुंध या कोहरे जैसा मौसम नहीं होना चाहिए। एंड ब्राइट सनशाइन, यानी चमकीली धूप चाहिए। तो ये कंडीशन अगर जहाँ पे मिलती हैं वहाँ के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन मानी जाती हैं कॉटन के प्रोडक्शन में। It grows well in drier parts of the black cotton soil or the Deccan Plateau in the states of Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh। सो अगर हम देखें तो ड्रायर पार्ट्स यानी ऐसी जगह जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम पाई जाती हूँ, जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती हो, या ब्लैक सॉइल को ही हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं, रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। तो जहाँ पे ब्लैक सॉइल्स मिलती हैं वहाँ पे इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो साउथ इंडिया का पेनिनसुला पार्ट है, स्पेशली दक्कन प्लेट्यू, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन मिलता है। स्टेट के अकॉर्डिंग बात की जाए, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जगहों पर, यानी जो ड्रायर पार्ट्स हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल्स होती हैं वहाँ पर इसका प्रोडक्शन देखा जा सकता है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप and requires 6 to 8 months to mature। जनरली हम देखें तो कॉटन हमारी खरीफ क्रॉप्स होती हैं और इसकी पूरे प्रोडक्शन में, यानी ये इसकी बुआई से लेकर के कटाई तक, इसका एक बेहतर जितना जो हमको इससे प्रोडक्शन चाहिए, जो इसका प्रोडक्ट चाहिए, उसको होने में लगभग 6 से 8 महीने लग जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ड्यूरेशन है ग्रोइंग का वह 6 to 8 मंथ होता है। तो इट्स ऑल अबाउट द डिस्कशन अबाउट द कॉटन। सो इट इज़ द मैप इन विच पार्ट्स वी फाइंड द कॉटन टेक्सटाइल एंड एज वेल एज वी जूट का भी इसमें दिखाया गया है। तो जूट में भी हम देखें तो हमारा बिहार का कुछ क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल का पूरा एरिया आता है, असम के कुछ पार्ट्स में भी हम इसको देख सकते हैं, उड़ीसा का थोड़ा सा पार्ट है जहाँ पर जूट प्रोडक्शन होता है। तो जूट के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉटन को हम देखें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का कुछ एरिया दिखाई दे रहा है। इसका गुजरात का मैक्सिमम पार्ट देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश का छोटा सा पार्ट है।
फिर महाराष्ट्र कर्नाटक में भी हम देख सकते हैं, तमिलनाडु में भी मिल रहा है, फिर आंध्र प्रदेश में भी है। तो ये मैप के अकॉर्डिंग भी हमको ये देखना है कि कॉटन का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। सो इट इज़ द कॉटन। सो अब हम आते हैं, अगला हमारा है फाइबर क्रॉप, इट इज़ द जूट। सो जूट के बारे में हम बात करें तो जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है कि विच क्रॉप इज नोन एज द गोल्डन फाइबर, सो योर आंसर विल बी द जूट। तो जूट अपीयर्स गोल्डन इन कलर, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। कि उसको गोल्डन फाइबर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जूट जब सूख जाती है, जब उसको हम प्रॉपर वे में लेने की कोशिश करते हैं, जब इस प्रोडक्शन में यूज़ होने लगता है, तो उसमें उसका जो कलर होता है थोड़ा सा गोल्डन टाइप में दिखाई देता है। इस वजह से इसको गोल्डन फाइबर का नाम दिया गया है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर फॉर इट्स ग्रोथ। कि जूट के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर काफ़ी हाई चाहिए। जूट grows well on well-drained fertile soils in the floodplains where soils are renewed every years। कि जूट के लिए कौन सी जगह सबसे सुटेबल होगी सॉइल के मामले में, तो ये ऐसी जगहों पे सबसे ज़्यादा आपके बेहतर होते हैं जहाँ पर फ्लूड प्लेन्स पाए जाते हों। फ्लूड प्लेन का मतलब बाढ़ से बने हुए मैदान जहाँ पे बार बार फ्लूड्स आते भी रहते हों। तो फ्लूड के आने की वजह से होता क्या है कि वहाँ पे फर्टाइल सॉइल की एक पतली सी लेयर बन जाती है। तो बार बार हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सॉइल्स होती हैं बार बार रिन्यूड होती हैं। तो ऐसी वेल ड्रेन्ड का मतलब जहाँ पे लगातार पानी की उपलब्धता बनी रहती हो, जहाँ पे हमको वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो। तो ये दो कंडीशन इसके लिए सबसे ज़रूरी होती हैं। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे ऐसी कंडीशन मिलती है तो वहाँ पे जूट का प्रोडक्शन बेहतर माना गया है। द मेन प्रोड्यूसिंग एरियाज आर द फ्लूड प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। तो अगर हम बात करें कि कहाँ पे सबसे अच्छा मिलती हैं, तो वेस्ट बंगाल सबसे टॉप पे आता है इसके मामले में। तो वेस्ट बंगाल का जो फ्लूड प्लेन है वहाँ पर ये बहुत अच्छी भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय में तो यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं तो वहाँ के जो फ्लूड प्लेन्स या फ्लूड एरियाज़ होती हैं वहाँ पर इनका प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिल जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट। बात की जाए कि जूट का यूज़ हम करते कहाँ पे हैं, तो सबसे ज़्यादा पैकेजिंग सिस्टम में जूट बहुत ज़्यादा यूज में लाया जाता है। आप देखते भी होंगे कि जूट की बोरियां वगैरह यूज़ में लाई जाती सामानों को पैक करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास जूट बैग्स होते हैं जो हम आज की डेट में देखते हैं कि कैरी बैग के रूप में इस्तेमाल हम कर रहे हैं। नहीं, आप देखते होंगे तो बहुत सिंपल वे में हम देख सकते हैं कि वाटर बॉटल के लिए भी जूट का बैग अवेलेबल हो गया है। फिर सामानों को लेकर आने जाने के लिए भी जूट बैग्स अवेलेबल हैं। तो हम देखें तो पैकेजिंग का जो जहाँ पे यूज़ होता है तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हमारी मैट्स बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। रोप्स, रस्सियाँ बनाने में भी यूज़ होता है। धागे बनाने में यूज़ होता है। कारपेट को बनाने में भी हम जूट का प्रयोग करते हैं। तो और कुछ सजावटी चीज़ों में भी हम जूट का यूज़ देख सकते हैं। सो दीज टू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स। जूट एरियाज़ के मामले में हम देख सकते हैं कि ये आपका मैप है कि कहाँ कहाँ पे हमको जूट प्रोडक्शन मिल सकता है। तो यहाँ पे जो डार्केस्ट प्लेस होंगी, जैसे हमारा वेस्ट बंगाल है, बिहार है, तो ये हमारी क्या है कि पूरी तरीके से एकदम डार्केस्ट प्लेस, यानी सबसे ज़्यादा इन्हीं स्टेट में आपका जूट प्रोडक्शन होता है। इसके बाद हमारा उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश में भी मिलता है, असम में भी। इसके अलावा हमारा उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ता है, मेघालय में भी है, त्रिपुरा में भी हमको जूट प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। तो अब हम आते हैं, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस फॉर एग्रीकल्चर। और एक और टॉपिक्स हमारे पास होंगे, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स को भी हमको देखना है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या है एग्रीकल्चर में,
फिर हम लोग देखेंगे कि नेशनल इकोनॉमी में या एम्प्लॉयमेंट में भी आपके एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है। फिर मॉडर्न एग्रीकल्चर भी हमको पढ़ना है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी टॉपिक्स को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। थैंक्स टू एवरीवन।